हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे समास और इसके हर आधार से जो इसके प्रकार हैं, भेद है, सबकी एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत बच्चों के दिमाग में समास को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो आज सभी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए समास हमारा क्या है, ठीक है। समास हमारा क्या है, तो पहले समास का एक अर्थ जो है वो समझ लीजिए कि समास का जो एक अर्थ है, संक्षिप्त कर देना, किसी भी चीज़ को छोटा कर देना और छोटे में उसे पूरा परिभाषित कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, समास, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी शब्द को या किसी भी शब्द को या किसी भी बात को छोटा कर देना संक्षेपीकरण कहलाता है। और समास जो है हमारा वही एक संक्षेपीकरण है, मतलब किसी बात को छोटा कर देना लेकिन उसी बात को पूरा समझा देना, ठीक है। तो समास में ये तो बता रहा संक्षेपीकरण है, लेकिन इसका प्रयोग होता कहाँ है, क्यों समास पढ़ते हैं हम, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि देखिए हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में शब्द का प्रयोग किया जाता है अपनी बात को रखने के लिए या बोलने के लिए, ठीक है। किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, संस्कृत हो, किसी भाषा में शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आए दिन हर भाषा में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं, और वो शब्द जुड़ते कैसे हैं, वो शब्द आते कहाँ से हैं, तो उनकी रचना होती है, मतलब शब्द की संरचना होती है, नए शब्द की रचना होती है। और वो कैसे होती है, देखिए और भाषा के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ बताऊंगा किसके बारे में, हिंदी भाषा शब्द संरचना कैसे होती है, इनकी इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। मतलब अगर हमें कोई नया शब्द निर्माण करना है या नया शब्द बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमारी 4 इकाइयाँ होती हैं जिसके आधार पर हम नए नए शब्द बनाते हैं। एक तो हमारा होता है संधि, ठीक है। दूसरा होता है हमारा समास, ठीक है ना, ये वही समास है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये वही समास है जो हम पढ़ेंगे। समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इन सभी शब्दों का मतलब कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनका हम प्रयोग करते हैं नए शब्द की रचना में या नए शब्द को बनाने में। इन्हीं चारों में हमारा एक समास भी है जिसका प्रयोग हम शब्द संरचना में करते हैं। देखिए इतनी बात हमें समझ में आ गई कि समास का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा संक्षिप्त कर देना, किसी भी बात को छोटा कर देना लेकिन उस बात की पूरी व्याख्या करना, ठीक है। संक्षिप्त कर देना लेकिन बात पूरा करना है, बात कम नहीं करना है, बात उतनी ही रहेगी लेकिन शब्द को छोटा कर देना, शब्द को कम कर देना, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, संक्षिप्त कर देना। और शब्द का निर्माण होता है, समास का प्रयोग क्यों करते हैं, शब्द का निर्माण करने के लिए। तो इसकी 4 इकाइयाँ होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनके आधार पर या इनके प्रयोग से हम नए नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो समास इसमें से हमारा एक है, समास का भी प्रयोग हम शब्द संरचना के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पहले शब्द का जो अर्थ है उसे जानेंगे। उसका अर्थ हम जब ही जान पाएंगे जब इसका हम इन्हें तोड़ेंगे, इन शब्द को हम तोड़ेंगे, इनकी शब्द की विवेचना करेंगे। तो देखिए समास कैसे बनता है, सम धन आस, सम धन आस। सम का मतलब होता है पास, पास। आस मतलब होता है बैठना, बैठना या बैठाना, ठीक है, बैठना या बैठाना। देखिए आस से बना हुआ है और भी शब्द है, आसन, कहते हैं ना आसन ग्रहण कीजिए, तो ये आस जो है मतलब कि जो आसन जो है इसी आस से बना हुआ है, ठीक है। तो आसन, इसे आसन भी कह सकते हैं और आसन्न भी कहा जा सकता है, ठीक है। आसन माने बैठने की जगह और आसन्न माने होता है बैठने का तरीका, ठीक है। तो हमें पता लग गया आस जो है इसका मतलब होता है बैठना, सम का मतलब होता है हमारा पास, मतलब कि शब्द को पास बैठा देना हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। इसके विलोम की बात करेंगे तो देखिए परीक्षा में कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि समास का विलोम शब्द क्या है। बहुत बच्चे लिख देते हैं विग्रह, समास का विग्रह लिख देते हैं विलोम, लेकिन विग्रह नहीं है। विग्रह जो है हमारा संधि का विलोम है, संधि का विलोम हमारा क्या है,
विग्रह। लेकिन समास का जो विलोम है वो हमारा क्या है, व्यास। ठीक है, व्यास। ठीक है, समास का विलोम हमारा क्या है, व्यास। ठीक है, व्यास का अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा, वी धन आस। वी मतलब होता है दूर बैठना, दूर, दूर, आस माने बैठना, दूर बैठना, मतलब किसी भी पास बैठे शब्द को फिर से अलग कर दिया जाए, उन्हें दूर दूर बैठा दिया जाए तो हमारा वहाँ क्या कहलाएगा, व्यास। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आई कि समास का विलोम क्या होता है, व्यास। ठीक है, इसकी परिभाषा आप देखेंगे, समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति, योजक, अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। मतलब अगर कोई शब्द है, दूर दूर है, मतलब उसके बीच में योजक है, विभक्ति है या अव्यय है, तो उन्हें हटा दिया जाए और उन शब्दों को, दो शब्द जो है उन्हें पास में रख दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समास। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा शब्द विवेचना हो गया, विलोम भी हो गया, इसकी परिभाषा हमारी क्या हो गई, ये हो गई। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, आगे जो हमारा एक शब्द बार बार प्रयोग हुआ, एक तो हमारा क्या, समस्त पद या समासिक पद। इसे समझना है हमें, क्या है समस्त पद और समासिक पद। तो देखिए, समास द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा, ये जो हमारा समास है कोई एक शब्द का नाम नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया का नाम है। शब्द एक प्रक्रिया है। ठीक है, कोई कार्य ऐसा होता है तो वह प्रक्रिया जो होता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो समास एक प्रक्रिया है। तो समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द, समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द हमारा क्या कहलाएगा, समस्त पद या समासिक पद कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर कोई शब्द बनता है समास के द्वारा, समास प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द निर्माण होगा उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे माल ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, अगर हमें ढोने वाली क्या है, इसमें क्या हो सकता है, ये हमारा योजक हो सकता है, ये हमारा प्रत्यय हो सकता है, तो विभक्ति तो ये है ही नहीं, तो यहाँ हमारा क्या है, योजक। ठीक है, योजक मतलब ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, मालगाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, मालगाड़ी हो गया। अब देखिए, इतने बड़े शब्द को हम छोटा कर दिया हमने, समास प्रक्रिया, इसे ही समास प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। जैसे किसी बड़े को छोटा कर देना, हम उसे क्या कहेंगे, संक्षिप्त कर देना या समास। ठीक है, तो ये जो हमारा शब्द बना इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद। इसे ही हम क्या कहेंगे, समस्त पद। इसी तरह गंगा और यमुना, और क्या हमारा, योजक। ठीक है, योजक गंगा और यमुना, हमने योजक हटा दिया, गंगा यमुना कर दिया, गंगा यमुना कर दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, समस्त पद हो गया। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आई कि किसी भी बड़े शब्द को या किसी बड़े शब्द को या शब्द संरचना को हम छोटा कर दें उसे हम क्या कहेंगे, समास या संक्षिप्त कर देना। ठीक है, उसे हम समास कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा परिणाम आएगा, जैसे मालगाड़ी, गंगा यमुना, जो हमारा परिणाम आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समस्त पद। ठीक है, समस्त पद कहलाएगा। देखिए, अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि हमारा समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, समास विग्रह हमारा क्या होता है, हमने किसी बड़े शब्द को तोड़कर छोटा कर दिया था। जैसे ये हमारा शब्द था माल ढोने वाली गाड़ी, हमने इसे क्या कर दिया था, मालगाड़ी। लेकिन अब जब मालगाड़ी को पलट कर अब इसे बदला जाए और बदल कर हम इसे लिख दें माल ढोने वाली गाड़ी, अब हम समास को तोड़कर और इनके योजक जो होंगे, योजक होंगे या प्रत्यय होंगे या जो भी शब्द आएंगे इनके में बीच में, उन्हें द्वारा डाल दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, समास विग्रह। ठीक है, पुनः उसके जो मूल शब्द है इस तरह खोल कर द्वारा लिख देना हमारा समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा जो है, समस्त पद में, समस्त पद क्या कहलाता है, मैंने बताया था कि समास पद जो बनता है, मतलब जो हमारा परिणाम प्राप्त होता है समास द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद। तो देखिए, समस्त पद में लुप्त, विभक्ति, योजक या अव्यय
विभक्ति योजक या अव्यय पदों को उन्हें लिख देना, उन्हें पुनः लिख देना, पुनः लिख देना, उसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। ठीक है, मतलब कि वही है, अगर समास को हमने जैसे छोटा बनाया था अब दोबारा से बड़ा बना दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा समास विग्रह कहलाएगा। देखिए, समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा नित्य समास विग्रह, दूसरा हमारा होता है अनित्य समास विग्रह। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो दो प्रकार हैं इसमें, दो भेद हैं, नित्य समास विग्रह और अनित्य समास विग्रह। देखिए, नित्य को हम लौकिक भी कहते हैं और अनित्य को हम अलौकिक भी कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा में लौकिक और अलौकिक पर शायद ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हमें जो ध्यान रखना है लौकिक और अलौकिक ध्यान ही रखना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे समास के भेद। हमें जो समास है उनके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है कि सर हमने तो कहीं 5 पढ़ा है, कहीं 4 पढ़ा है और कहीं 6 पढ़ा है। अगर मैं कहूँ कि ये तीनों ही सही हैं लेकिन इनका आधार अलग अलग है तो किसी को भी चौंकना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ठीक हैं, बस तीनों का आधार अलग अलग है। तो समास के भेद 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। ठीक है, समास के तीनों भेद होते हैं, 4, 5 और 6। अब वो कैसे कैसे होते हैं आगे देखिए। देखिए, एक तो है हमारा पदों की प्रधानता के आधार पर। देखिए, हमने एक चीज़ नहीं बताया आपको कि देखिए इसमें 2 पद होते हैं। एक होता है हमारा पूर्व पद, एक होता है हमारा पर पद। एक होता है हमारा पूर्व पद, दूसरा होता है हमारा पर पद। इसे हम पहला पद, इसे हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसी पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। तो वो जो पदों की प्रधानता के आधार पर है वो 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो मतलब किसी में ऐसा होगा कि पूर्व पद प्रधान होगा, अगले में होगा पर पद प्रधान होगा, किसी में दोनों ही पद प्रधान होगा और किसी में दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा। मतलब वो शब्द जो है किसी तीसरे का ही अर्थ देगा। मतलब जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा 1, जिसमें पर पद प्रधान होगा 2, जिसमें दोनों पद प्रधान होगा 3 और जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे 4। ठीक है, इस तरह से ये 4 प्रकार में विभाजित है। ठीक है, अगला है हमारा मूल रूप में समास के भेद। मूल रूप में समास के भेद। देखिए, मूल रूप में समास के जो भेद हैं वो हिंदी में जो हमारे भेद हैं उसी के समान हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग विभाजित कर दिया है। देखिए, पहला इसमें हमारा आता है केवल समास। इसमें पहला आता है हमारा केवल समास, दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, तीसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, चौथा होता है द्वंद्व, पांचवा होता है बहुब्रीहि। तो देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसलिए इन्हें लिखकर आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है तो सिर्फ इतना ही है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने भेद होते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं और मूल रूप में समास के भेद जो होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा हिंदी में समास के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और सभी परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि हिंदी में समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, 6 वो कौन कौन से होते हैं उन्हें देखिए। तो हिंदी में समास के भेद 6 हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है हमारा कर्मधारय समास, तीसरा होता है हमारा द्विगु, चौथा है हमारा द्वंद्व, पांचवा होता है हमारा बहुब्रीहि, छठा होता है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हमारे 6 समास होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे लिए मूल आधार पर नहीं महत्वपूर्ण है, ना ही हमारा प्रधानता के आधार पर महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ बीच बीच में छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है। तो वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें आप। ठीक है, तो आपको जो भी महत्वपूर्ण लगेगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण मेरी तरफ से होगा तो वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ।
ठीक है, तो किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पहला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। आज जो हम करेंगे अव्ययी भाव समास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करते रहिए, जिसे पसंद आता है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको हिंदी में अच्छा ज्ञान पढ़ने को या देखने को मिलेगा और आपको वो ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए और जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहिए। देखिए अब यही भाव समास क्या होता है, आपने हर जगह पढ़ा होगा। जिस समास में पूर्व पद, देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका जो परिभाषा है, देखिए यहाँ देख लीजिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होगा वही हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन ये थोड़ी अधूरी परिभाषा है, लेकिन मुझे पता है आपने यही पढ़ा होगा, तो मैं बता दूं ये अधूरी परिभाषा है, ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी अधूरी है, इसमें थोड़ा तथ्य और जुड़ जाता है, तो वो आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन आपको इसमें यही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए पूर्व पद क्या होता है, हमारा अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है हमारा, अव्यय क्या होता है हमारा, अविकारी होता है। मैंने बताया था अव्यय क्या होता है हमारा, अविकारी। ठीक है, अविकारी होता है। और एक चीज़ और होता है, इसे हम अव्यय के साथ साथ हम क्या कहते हैं, हम इसमें अव्यय में प्रत्यय भी कह सकते हैं और उपसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें प्रत्यय या अव्यय जुड़ा हुआ हो तो हमारा क्या होगा, प्रत्यय उपसर्ग या अव्यय जुड़ा हुआ हो तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए प्रतिदिन, प्रति में हमारा क्या है, एक अव्यय है। प्रति हमारा क्या है हमारा एक उपसर्ग है। प्रति हमारा क्या है, एक उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रतिधन दिन, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। तो देखिए हम इसे उपसर्ग भी कह सकते हैं और देखिए अव्यय भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अव्यय मैंने बताया था जिसे खर्च नहीं किया सके, जिसमें वचन काल या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारा क्या कहलाता है, अव्यय। तो प्रति, यथा, इन सभी में काल, वचन और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्रतिधन दिन, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। इसी तरह यथा शक्ति, यथा धन शक्ति, यथा धन शक्ति, ये भी हमारा क्या है, यथा धन शक्ति। तो हमारा क्या बन जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, आमरण, आमरण मतलब आ धन मरण, आमरण मतलब मरण तक। ठीक है, अनुरूप, अनु धन रूप, रूप के योग्य। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अव्ययी भाव है। जितने भी हैं अव्ययी भाव समास हैं, देखिए दिन दिन इसे तोड़कर छोटा कर दिया गया। प्रतिदिन ये हमारा क्या बना गया, समास एक छोटा कर दिया गया। दो बड़े शब्द को या दो या अधिक बड़े शब्द को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, हमें क्या कहेंगे, उसे समास कहेंगे। ठीक है, दिन दिन, प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, मरण तक आमरण, योग्य के रूप अनुरूप, कर्म के अनुसार यथा कर्म, पेट भर भरपेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। देखिए ये हमारा क्या था, उसमें पूर्व पद अव्यय था, लेकिन हमने कुछ शब्द सुने हैं जो अव्ययी भाव में गिने जाते हैं, लेकिन बच्चों के मस्तिष्क में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सर ये हमारा कैसे हो गया। हमने ये पढ़ा था कि शुरू में उपसर्ग जुड़ा होता है या अव्यय शब्द जुड़े होते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। लेकिन सर विवाह उपरांत, मृत्यु उपरांत, जीवन उपरांत, ये हमारे जो शब्द होते हैं वो भी तो हमारे अव्ययी भाव समास ही होते हैं, तो वो कैसे होते हैं उसे थोड़ा परिभाषित कर दीजिए, जिससे हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। देखिए विवाह उपरांत मतलब विवाह के उपरांत, देखिए इसका जो संधि या समास जो इसे तोड़ा जाता है, समास विग्रह, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, विवाह के कुछ बच्चों का जो उत्तर होता है विवाह के बाद भी लिखते हैं। तो देखिए विवाह के बाद जो है वो हमारा गलत है। अगर ऑप्शन में
ये दोनों आते हैं विवाह के बाद और विवाह के उपरांत। तो देखिए हमें जो लगाना है, उत्तर जो लगाना है विवाह के उपरांत ही लगाना है, विवाह के बाद नहीं लगाएंगे। विवाह के बाद गलत है हमारा, तो इसका सही उत्तर है वो विवाह के उपरांत। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि सर यहाँ भी हमारा है क्या, अव्ययी भाव समास। कैसे है वो आगे समझिए। तो देखिए अव्ययी भाव समास जो होते हैं इनके दो भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास जो होते हैं इनके दो भेद होते हैं। एक तो होता है हमारा अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास मतलब अव्यय पद जो होता है वो पहला पद होता है, वो पूर्व पद आता है। मतलब जो संज्ञा होती है, संज्ञा से अगर पहले आ जाता है तो हमारा क्या होगा, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर वही पद आगे आ जाए, अव्यय पद आगे जुड़ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगर बाद में जुड़ जाए तो वहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास ही रहेगा। तो ये जो हमारा है ये दूसरे ही भाग से आया हुआ है। ठीक है, अव्ययी भाव के दूसरे भाग से आया हुआ है, तो किसी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए एक महत्वपूर्ण और है, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का आवर्ती हो मतलब एक शब्द हो, अव्यय पद हो या संज्ञा हो, वो दो बार दोहराया जाए, मतलब दो बार दोहरा जाए तो हमारा वहाँ भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। उदाहरण से समझेंगे, दिन दिन, तो यहाँ एक ही शब्द है, दिन हमारा क्या है, दिन हमारा क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, अब इसी संज्ञा को दो बार दोहरा दिया तो हम उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। दिन अव्ययी भाव समास, इसका मतलब होता है हर दिन या प्रतिदिन। ठीक है, हाथों हाथ, ये भी दो बार दोहराया गया है। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। इसी तरह रातों रात ही रात में। कानों कान ही कान में। ये सभी हमारे क्या है, अव्ययी भाव समास ही होंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास ही होंगे। देखिए खत्म करने से पहले एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हमारा होता है। तो देखिए अव्ययी भाव एक तो हमारा होता है जिसमें अव्यय पद पहले आता है, एक दूसरा हमारा होता है जिसमें अव्यय पद बाद में आता है, दो। तीसरा हमारा क्या होता है जिसमें संज्ञा या अव्यय पद दोहराया जाए, दो बार आए, हम वहाँ क्या कहेंगे, उसे अव्यय पद अव्ययी भाव समास ही कहेंगे। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण था आज के लिए यहीं समाप्त किया जाता है। आगे जो 4-5 भाग और हैं अगले वीडियो में आ जाएगा, तो इंतज़ार कीजिए। यदि आप बहुत बाद में देख रहे हैं तो अब तक प्लेलिस्ट में वो वीडियो आ चुकी होगी। ठीक है, वो देख लीजिए। किसी को अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।